हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की बुक से अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 22 को, साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट फ्रॉम 1927 टू 1930। साइमन कमीशन के बारे में मैंने आपको जो प्रीवियस चैप्टर है उसके अंदर वीडियो दिखाई थी कि साइमन कमीशन इंडिया आती है और उसका पंजाब की साइड पर विरोध करते हैं कुछ रेवोल्यूशनरी लीडर्स, और उसमें एक ऐसे ही रेवोल्यूशनरी लीडर की डेथ हो जाती है। कौन थे वो? लाला लाजपत राय। और उनकी डेथ जो है फिर ऑब्वियसली बात है मोटिवेट करती है किसके मेंबर्स को? HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ब्रिटिशर जो थे, दे वर ड्यू टू कंसिडर एंड अनाउंस अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो आने वाले थे। ये वाली बात हम ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में, और साइमन कमीशन कोई आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, हम ऑलरेडी बहुत सारी जगह को कवर कर चुके हैं। दिक्कत सिर्फ ये थी, इट वॉज ऑल वाइट कमीशन, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो ब्रिटिशर जो थे, दे वर ड्यू टू कंसिडर एंड अनाउंस अनदर इंस्टॉलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। 1929 से लेकर 1930 के बीच में वो कुछ नए सेट ऑफ रिफॉर्म्स जो हैं वो लेकर आना चाह रहे थे, जो कि अभी तक पेंडिंग चल रहे थे। तो उन रिफॉर्म्स को प्रिपेयर करते वक्त ये अनाउंस करा गया दैट दे वुड सेट अप द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन नोन एज साइमन कमीशन। और ये साइमन जो नाम है इस कमीशन का, इसके चेयरमैन के नाम पर आया। लक्ष्मीकांत में और स्टडी आईक्यू की बुक में जब हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स वाले चैप्टर को देखा था, आप लोगों को याद होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन था कि हर 10 साल के बाद एक कमीशन की अपॉइंटमेंट होगी फ्रॉम द डेट टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम एंड सजेस्ट न्यू स्टेप्स। मतलब कुल मिलाकर सरकार ने एक डिकेड में जो भी प्रावधान जो इंट्रोड्यूस करे हैं, जो भी प्रोविजन इंट्रोड्यूस करे हैं, कोई भी नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं, उनका बेसिकली एक प्रकार से क्या होगा, एक रिव्यू होगा हर 10 साल के बाद। तो इसी के चलते साइमन कमीशन को अपॉइंट करा गया था। अब मुझे एक बात बताओ, जिस चीज़ का अगर रिव्यू होना है और उस रिव्यू के अंदर उस बॉडी के अंदर जो कि रिव्यू करने वाले हैं सभी एक प्रकार के मेंबर हों, ठीक है, और जिसका रिव्यू होना है उस ग्रुप से एक भी मेंबर ना लिया जाए, तो फिर ये अनफेयर होगा काफ़ी ज़्यादा। दिक्कत ये थी, इट वॉज एन ऑल वाइट कमीशन, हाउएवर इट वॉज अपॉइंटेड अर्ली फ्रॉम इट्स ड्यू पीरियड। इसको पहले अपॉइंट होना था, मतलब बाद में अपॉइंट होना था ये, और इसका अपॉइंटमेंट पहले ही हो गया। तो हम बात करते हैं साइमन कमीशन, इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं, उसके मेंबर्स को जानते हैं। साइमन कमीशन एक ग्रुप था 7 MPs का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन की अध्यक्षता यही कर रहे थे सर जॉन साइमन, जो कि इसके चेयरमैन थे, और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम आता है साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन के नाम पर। मेंबर्स की बात करें, 7 मेंबर कमीशन ये थी। सर जॉन साइमन चेयरमैन, क्लीमेन एटली, हैरी लेवाई लोसो, एडवर्ड कैडोगन, वर्नन हार्टशॉन, जॉर्ज लेन फॉक्स एंड डोनाल्ड हॉवर्ड। दिक्कत क्या थी? नो इंडियन वॉज इंक्लूडेड इन दिस कमीशन, इन दिस कमिटी। तो ये जो कमिटी है, कमीशन कमिटी जो मर्जी कह लो, तो इसको बोला जाता है इट वॉज ऑल वाइट्स कमीशन। और इसी का जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा था फिर जब साइमन कमीशन इंडिया आया था विद ब्लैक फ्लैग्स, राइट। और उन काले झंडों पे क्या लिखा हुआ था? साइमन गो बैक। बाद आगे चलकर बना था। रीजंस बिहाइंड अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, क्यों करा गया ऐसा? अब 1919 के बाद आपको पता है नेक्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स जो आने थे, जैसे इससे पहले कब आए थे? 1909 में। अब जब आने थे वो आने थे 1929 में, राइट। लेकिन आप कोई ऐसा एक्ट जानते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929? ऐसा कुछ होता है?
है ना. Although constitutional reforms were due only 1929, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट कर दी 2 साल पहले ही 1927 में. अब जब ये टेन्योर अगर खत्म हो रहा है तो 1929 के टाइम पर ये रिव्यू कमीशन रिपोर्ट बैठनी चाहिए ना श्रेया शाइनी, राइट. लेकिन इन्होंने पहले ही कर दिया. अब था क्या, मेन रीजंस क्या थे. इन्होंने बोला देयर आर सम फ्लॉज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. जो डायरकी का जो सिस्टम था डुअल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस करा गया था इस एक्ट में, इट वाज अपोज बाय इंडियन नेशनल लीडर्स, जिन्होंने ये डिमांड करी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करना चाहिए हमें. जो भारत के जो लोग थे और जो लीडर्स थे वो डायरकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना चाहते थे. सेम वही वाली बात है ऊपर वाली. इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन भी था कि जो कमीशन है हर 10 साल के बाद अपॉइंट करी जाएगी, ताकि जो भी मेजर्स लिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, उसको, उसकी वर्किंग को, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करा जा सके. उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन ब्रिटेन के अंदर चेंज हो रही थी. जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी इंग्लैंड के अंदर, उसने डिसाइड करा था कि वो कमीशन का गठन करेंगे जो कि इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि लेट 1920s में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ये लोग जो लेकर आए थे उसकी प्रोग्रेस कितनी रही है. मेन रीजन बिहाइंड फॉर्मिंग द कमीशन अर्लियर वॉज द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स फियर ऑफ लूजिंग टू द लेबर पार्टी इन द अपकमिंग इलेक्शंस इन ब्रिटेन. और कुल मिलाकर इंडिया जो इतना प्रॉफिटेबल कॉलोनी है, इतना प्रॉस्परस जो देश है जो कि हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ से न निकल जाए. हमारा सबका अच्छा खासा गुजारा चल रहा है, हमसे रोटी नहीं खा रहे, हम पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं इंडिया के होने की वजह से. तो ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारी सत्ता यहाँ से जाए और इंडिया फिर जो है फिर वो नई लेबर पार्टी की सरकार के हाथ में लग जाए. क्रिटिक ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ इंडियंस. लॉर्ड बर्कनहेड, who was the Secretary of State for India, he was critical of the inability of Indians to formulate a concrete scheme of constitutional reforms. कि हिंदुस्तानी इतने सक्षम नहीं है, इतने काबिल नहीं है कि अपने लिए वो एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कर सके. तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन. दिक्कत इससे सिर्फ यही हो गई इन सारे लोगों से, इंग्लैंड में बैठी हुकूमत से, अगर ये सचमुच जेन्युइन रिव्यू करवाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो प्रोविजन थी उसकी वर्किंग को जानना, उसके स्ट्रक्चर को जानना, कुल मिलाकर उसका रिव्यू करवाना, तो उसके अंदर कम से कम कुछ तो हिंदुस्तानी रखते. तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमीशन का, ये एफएफ नहीं है ओएफ है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू रिकमेंड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या इंडिया रेडी है फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, और अगर रेडी है तो अलोंग व्हाट लाइंस, क्या नए रिफॉर्म्स आएंगे. यानी कि 1919 के बाद अब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो वो 1929 में आएगा, राइट. तो क्या इसके लिए इंडिया रेडी है 1929 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए, और अगर ये एक्ट अगर आएगा तो किस आधार पर आएगा. साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी. साइमन कमीशन ने एक 2 वॉल्यूम की रिपोर्ट जो है वो पेश करी मई 1930 में. इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी. सबसे पहले इसने बात करी प्रोविंसेस के ऊपर. प्रोविंसेस क्या होते हैं, लोकल लेवल पर जो स्टेट्स होते हैं, राइट. लोकल लेवल के मतलब क्या, सॉरी, स्टेट्स होते हैं, ठीक है. सेंटर एक अलग चीज होती है, उस टाइम पर स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था. इन्होंने बोला लेट्स इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ एबॉलिशन ऑफ डायरकी. कमीशन ने प्रपोज करा था डायरकी को अबॉलिश करना चाहिए और उसके बिहाफ पर हमें एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट स्टैब्लिश करनी चाहिए प्रोविंसेस के अंदर, जिसको ऑटोनॉमी भी मिलनी चाहिए. गवर्नर की पावर. गवर्नर शुड हैव डिस्क्रिशनरी पावर इन द प्रोविंसेस इन रिलेशन टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू प्रोटेक्ट डिफरेंट कम्युनिटीज, एंड देयर शुड बी इंक्रीज द मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सेंट्रल लेवल पर इसने क्या बोला, पावर ऑफ गवर्नर जनरल. प्रोविंसेस में गवर्नर की बात हो रही थी, गवर्नर जनरल की पावर की अब बात हो रही है सेंट्रल लेवल पर. गवर्नर जनरल के पास कंप्लीट सेट ऑफ पावर होनी चाहिए कि वो कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट कर सके. पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजेक्टेड. द रिपोर्ट रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर. कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द हाई कोर्ट। और कुछ अन्य प्रोविजंस क्या थे साइमन कमीशन के, रिकमेंडेशन, सॉरी नॉट प्रोविजंस। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट शुड बी रिटेन्ड, यानी कि ये तो भिड़ाने वाली बात है, अभी तक ये बरकरार रखी जा रही है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट शुड बी रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड सच इलेक्टोरेट्स टू अदर कम्युनिटीज बट ओनली अंटिल टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड डाइड डाउन। जब ये हिंदू मुसलमानों के बीच में भिड़ा पे जब ये शांत हो जाए तब। देयर वॉज टू बी नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। अब देखो ये अपने खिलाफ कमीशन नफरत जुटा रही है इन सारे पॉइंट से, क्या नहीं बताओ, हिंदुस्तानियों को राजी होंगे कभी ये पॉइंट। उसके बाद द कमीशन एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म बट नॉट इन द नियर फ्यूचर। कमीशन ने यह भी सजेस्ट करा that a consultative council of Greater India should be established. It should include representatives of both the British provinces as well as princely states. कमीशन ने सजेस्ट साइमन कमीशन ने सजेस्ट करा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है और जो बलूचिस्तान है, यहाँ पर लोकल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस होने चाहिए। यहाँ पर अभी तक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे नहीं, ये आने चाहिए। और यहाँ का प्रोमिनेंट लीडर कौन था, एनडब्ल्यूएफपी का, आप जानते हो, फटाफट से नाम पता उसका, खान अब्दुल गफार खान, उसकी प्राइवेट आर्मी का नाम खुदाई खिदमत गर्ज। ठीक है, साइमन कमीशन ने यह भी रिकमेंड करा कि जो सिंध है, जैसे आप बोलते हो ना सिंध बलूचिस्तान एनडब्ल्यूएफपी, तो एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में बोला गया कि उसका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होना चाहिए। सिंध के कंटेक्स्ट में बोला गया दैट सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड बॉम्बे, और जो बर्मा है इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट वॉज नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और आगे चलकर ऐसा करा गया क्या, आगे चलकर ऐसा करा गया, बिल्कुल, वरना म्यांमार आज हमारा पार्ट होता, राइट, मतलब इंडियन यूनियन का पार्ट होता। इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट इंडियन आर्मी शुड बी इंडियनाइज्ड थ्रू दो ब्रिटिश फोर्सेज मस्ट बी रिटेन। अब ब्रिटिश फोर्सेज मस्ट बी रिटेन, लेकिन इन्होंने बात इनकम्प्लीट लिखी है, मैं राइटर की बात नहीं कर रहा। साइमन कमीशन इंटेंशन क्या होंगे, क्या टॉप लेवल पर जा सकते हैं, फिर हाईएस्ट कमांडिंग अथॉरिटी पे जा सकते हैं इंडियंस क्या आर्मी के अंदर, नहीं। उसके बाद अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के क्या व्यू थे साइमन कमीशन के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं जनता का रिस्पॉन्स। द पब्लिक स्ट्रांगली अपोज द कमीशन। कमीशन को रेसिस के तौर पर देखा गया कि इंडियंस को तो एक्सक्लूड ही करा गया कमीशन से, तुम अपनी रिकमेंडेशन खुद दिए जा रहे हो। वही वाली बात है ना, आपके ऊपर प्यार किसी को न्यौछावर करना है तो पहले आप बताओगे तो कि आपको क्या चीज़ प्यारी लगती है, तभी तो वो पर्सन प्यार दिखाए अपना, तब तो उस प्यार का कोई मायना भी हो, कोई अस्तित्व भी हो। अंधाधुंध मतलब ये अपना प्यार बरसा रहे हैं, वो हिंदुस्तानियों को पसंद आए चाहे ना आए, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है उसमें, सबसे बड़ी बात। वेयरएवर द कमीशन वेंट देयर वर ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया इनका स्वागत ब्लैक फ्लैग से हुआ था। हड़ताल एंड स्लोगन्स ऑफ साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, इस मूवमेंट ने यह भी दिखाया कि मासेस वर गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द स्ट्रगल। अगर ये अंग्रेज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, और जो इनकी हरकतें थी अब वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर चुकी थी, हद से ज़्यादा। and the new generation of youth played the most active part in the protest, giving it a militant form। और ये किसकी बात हो रही है, रेवोल्यूशनरीज। नहीं, टेररिस्ट वर्ड अवॉइड करा करो, हाँ ठीक है, हम डिस्कशन के लिए बोल सकते हैं। अगर कोई वहाँ पर भगत सिंह का चहीता निकला पेपर चेक करने वाला तो, या जिसको गदर पार्टी बहुत अच्छी लगती हो, या जिसके कभी नाना जी रहे हो, दादाजी रहे हो, कभी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। फिर जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे इमर्ज एज लीडर्स ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स। कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या था, द कांग्रेस अपोज द कमीशन, द कांग्रेस अपोज द कमीशन। हाँ, ये याद रखना, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे इमर्ज एज द लीडर्स ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को याद है ना आपको, 2 साल की जेल भी हो गई थी। ठीक है, कांग्रेस अपोज द कमीशन। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का सेशन जो मद्रास में चल रहा था, उस सेशन में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा और इन्होंने डिसाइड करा दैट ये साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। एम ए अंसारी वॉज
द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, मद्रास सेशन। पढ़ा था ना हमने इनके बारे में प्रीवियस चैप्टर में। मुख्तार, क्या नाम था इनका पूरा? मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है। पंडित नेहरू जो थे, ही ऑल्सो सक्सीडेड इन गेटिंग अ स्नैप रेजोल्यूशन पास एट द मद्रास सेशन डिक्लेयरिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। अभी तक ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे? डोमिनियन स्टेटस, और अब पूर्ण स्वराज। आपने प्रीवियस चैप्टर में वो भगत सिंह की बात भी सुन ली ना, जब वो कहता है ना कि अभी हम कांग्रेस को सुनकर आ रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं, यानी कि हाफ इंडिपेंडेंस। और वो कहता है ना, यानी कि कुर्सी पर तो बैठेंगे हम, राज करेंगे वो हिंदुस्तानी। पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले गाना चलेगा, लॉन्ग लिव द क्वीन। उसके बाद दूसरे ग्रुप्स और पार्टीज के क्या रिस्पॉन्स थे? हिंदू महासभा बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। A faction of the Muslim League under Muhammad Ali Jinnah, it decided to support the Congress call for the boycott of the Simon Commission कि हम तुम्हारा साथ देंगे. Another faction of Muslim League under Muhammad Shafi supported the Simon Commission report. मतलब मुस्लिम लीग में दो तरीके एक ट्रेंड बह रहा था। एक जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, एंटी साइमन कमीशन वाला, और एक मोहम्मद शफी वाला हु वाज प्रो साइमन कमीशन। जब घर के लोग ही ऐसे हैं तो फिर हम अंग्रेजों से क्या ही एक्सपेक्ट कर लें? क्यों मयूर, है ना? नहीं, मैं कह रहा हूं जब घर के लोग, मतलब ये हिंदुस्तानी ही जब ऐसे हैं तो फिर हम अंग्रेजों से क्या एक्सपेक्ट कर लें? हाँ, बस वो ये पावर। अब देखो ना, प्रीवियस चैप्टर के अंदर कितने दिग्गज लोग रहे हैं, है ना श्रेया? वो रिस्पॉन्सिविस्ट और वो कितने दिग्गज लोग रहे, कितना नाम उनका रहा है, लेकिन बस कुर्सियां मिल गई तो अपना मकसद भूल गए। द यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब एंड द जस्टिस पार्टी इन द साउथ, इट डिसाइडेड नॉट टू बॉयकॉट द कमीशन। जस्टिस पार्टी आपको याद है ना, इन लोगों ने ये जो अनटचेबल्स के लिए लड़ाई है, जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है ना, इन सब के लीडर्स ने उनके खिलाफ उन सारे मुद्दों के खिलाफ वॉइस उठाई थी, है ना। और पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी थी? यूनियनिस्ट पार्टी, ये थी पंजाब के अंदर। और जस्टिस पार्टी कहां पर थी? आपको देखने को मिलेगी साउथ में, पर्टिकुलरली मद्रास में। Yes, they decided not to boycott the commission. डॉक्टर अंबेडकर एंड साइमन कमीशन। अब देखो, हम जानते हैं सच्चाई के रखवाले ने क्या कहा, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ही डिमांडेड फॉर द पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। इनको प्रोटेक्शन जरूर मिलनी चाहिए अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग। अंबेडकर जी ने एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रेज करी दैट डिप्रेस्ड क्लासेस एज माइनॉरिटी दे नीडेड ग्रेटर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देन एनी अदर माइनॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया। सबसे ज्यादा इनका भला होना चाहिए बाकियों से ज्यादा, बिकॉज ऑफ इट्स एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इट्स इकोनॉमिकली पुअर कंडीशन एंड इट्स सोशल एंस्लेवमेंट। ही वॉन्टेड रिजर्व सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। If a universal adult franchise was granted, he wanted reserved seats for the depressed classes, यानी कि ये एससीज के लिए सीटें रिजर्व रखवाना चाह रहे हैं इलेक्शन में, है ना, कि कितनी सीटें उनके लिए निर्धारित हो। इफ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज ग्रांटेड। और फिर यहां से एक सिलसिला देख रहे हो श्रेया, जो हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत के अंदर, कि आगे चलकर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में साफ देखने को पता भी लगता है कि जो एससीज एंड एससीज हैं वो अपनी सीटों पर तो कंटेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन वो जनरल सीट से भी कंटेस्ट कर सकते हैं। और एसटी और एससी के लिए जो वोटिंग है वो क्या सिर्फ उन्हीं के सेक्शन, उन्हीं की कम्युनिटीज करती है? एक एससी को एससी ही वोट करेगा, एसटी को एसटी ही वोट करेगा? नहीं, जनरल वोटिंग होती है, राइट। अभी गांधी जी को पता नहीं है कि अंबेडकर क्या डिमांड करना शुरू कर रहे हैं। शायद आपको पता ना, आगे चलकर आई थिंक उसको क्या कहते हैं, पूना पैट, है ना, अभी आएगा वो, अभी आगे चलकर। हाँ,
पॉलिटिकल सीट्स नहीं, वो कह रहे हैं सीट रिजर्व करवा दो। हाँ है तो चलो, हाँ वो पॉलिटिकल सीट ही, वो सही कह रहे हो आप, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, हाँ आपका डाउट क्या, आप क्या पूछ रहे हो? लोकसभा नहीं, मतलब उस टाइम का जो लेजिस्लेचर है, मतलब हाँ भावना में मत बहो, ठीक है। हम पीछे आ चुके हैं थोड़ा लक्ष्मीकांत से। तो अभी गांधी जी को पता नहीं है कि अम्बेडकर क्या कर रहे हैं। फिर ये कहेंगे कि गांधी जी कहेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, अगेन जो ये जो सेपरेट सीट्स रिजर्व करवाने की तुम बात कर रहे हो, चीज़ ठीक नहीं है। और इनके बीच में एक टसल हो जाएगी उस टाइम पर। आई थिंक शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गांधी जी जेल में होते हैं ना, है ना। और अंबेडकर बाहर होते हैं। अंबेडकर बात करने जाते भी, स्पेशली मिलने जाते हैं गांधी जी से, है ना, समझाने उनको। गांधी जी कहते हैं दूर हो जाओ मुझसे, करवा चौथ रख लूंगा मैं भी, है ना। हाँ देखिए उन्होंने रख लिया था करवा चौथ। और फिर किसको झुकना पड़ा था, किसको बात माननी पड़ी थी? अंबेडकर को। देख रहे हो श्रेया, क्या करवा चौथ औरतों का रहा होगा जो गांधी जी का रहता है। हस्बैंड एक बार को किसी औरत की बात माने चाहे ना माने, देश गांधी जी की बात जरूर मानता था। बीवी मर जाए, गांधी नहीं मरना चाहिए। So he wanted reserved seats for the depressed classes if a universal adult franchise was granted. He also argued for universal adult franchise for both male and female. हमारे देश में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, उससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कंप्लीट तरीके से मेल और फीमेल को ग्रांट करवा दिया था क्या, दे दिया था क्या? या फिर कोई अमेंडमेंट से फिर संशोधन हुआ था और तब जाकर फीमेल्स को भी इंक्लूड करा गया था? बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन जब रेडी हो गया, मेल और फीमेल के पास, दोनों के पास इक्वल फुटिंग पर वोटिंग राइट थे, या फिर नेहरू जी के बोलने की वजह से फिर कोई अमेंडमेंट एक्ट आया तब जाकर फीमेल को भी इंक्लूड करा गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पागल हो क्या? शुरू से थे, शुरू से था, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है। क्या शायनी आप क्या कह रहे हो, अलग अलग थे? पहले से ही था यार। नहीं वो उसमें नहीं। अरे बेवकूफ़ो, मेरी बात तो सुनो। वो बात ऐसी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने औरतों का नाम वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ करके लिख दिया था। इलेक्टोरल रोल में गलती हो गई थी। नेहरू जी ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। जब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का सपना सबके पास है, सबको दे रखा है, औरतों का भी एग्जिस्टेंस है, उनका नाम नहीं होता क्या? प्रॉपर तरीके से इनका नाम लिखो। इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में लगा हुआ था। नेहरू जी ने कहा टाइम ले लो, लगा लो 1 साल, कोई बात नहीं। तो वो ना दिसंबर 1951 में इलेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली इलेक्शन 1952 में तो हुए ही नहीं थे। इलेक्शन 1952 में तो होते ही नहीं है। सारे इलेक्शंस 1951 के नवंबर और दिसंबर महीने में खत्म हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लेकिन जो वोटिंग हुई वो जनवरी 1952 में हुई, इसलिए उसको इलेक्शंस ऑफ 1952 कहा जाता है। ये तीसरा पेज है श्रेया, पोस्ट इंडिपेंडेंस के सेकंड चैप्टर का, जो क्लास 12 की जो मैंने आपको वो दी है प्लेलिस्ट और पीडीएफ। उसके अंदर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि इलेक्शंस का ईयर क्या था और ये दिक्कत क्या थी वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ वाली जो नाम करने की। ये उसके लिए कोई, मैंने क्या पूछा कि संविधान में कोई फेरबदल करी गई थी क्या? गलती अगर होगी तो बताना जरा, उस अमेंडमेंट को, उस आर्टिकल का नाम बताना जरा, बताओ क्या कैसे हुआ था चेंज। He also argued for universal adult franchise for both male and female alike, for provincial autonomy in the provinces, and for diarchy at the center. The report of the Simon Commission granted reserved seats to the depressed classes. But the condition was that candidates who would take part in the elections would have, first of all, to get their complete competence endorsed by the governor in the province, and Ambedkar was displeased with this provision. बाकी नेशनल लीडर्स की बात नहीं मानी जा रही कंप्लीट तरीके से। अंबेडकर भाई साहब की 100% बात कहाँ से मानी जाएगी? पुलिस रिप्रेशन कमीशन लाहौर में अराइव करती है, आपने देखा ही था उस वीडियो में, ठीक है, मूवी में लेजेंड ऑफ भगत सिंह, 30 अक्टूबर 1928 को। हियर इट वॉज मेड बाय प्रोटेस्टर्स वेविंग ब्लैक फ्लैग्स। प्रोटेस्ट वॉज लेड बाय लाला लाजपत राय, who had moved a resolution against the commission in the Legislative Assembly of Punjab. He was brutally lathi charged and he died due to the injuries on 17th November
1928। और आज क्या है? आज आई थिंक 17 नवंबर है। यस। ओके, ये इवेंट भी हमारे लिए बन सकता है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बन सकता है। 55% 45% चांसेस हैं 2024 के प्रीलिम्स में आने के। साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय की हिस्ट्री, उनकी डेथ, साइमन कमीशन का उनका मतलब ही वॉज प्रिसाइडिंग एट द रिवोल्ट या फिर एट द प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन। कुल मिलाकर लाला लाजपत राय का क्वेश्चन बन सकता है 2024 के प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। It gave a stimulus to radical forces. The radical forces demanded not just complete independence but major socio-economic reforms on socialist lines. The demand of socio-economic reforms could be used as an issue on which Congress could once again force mass action in future. Lord Birkenhead, who was a conservative secretary of state, he was critical of India's ability कि हिंदुस्तानी खुद अपना, जैसा कि हम प्रीवियसली पढ़ रहे थे, खुद अपना एक सेट ऑफ स्कीम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ सकते. However, this notion was challenged by Indian leaders by finalizing a scheme which popularly came to be known as Nehru Report. ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. अब साइमन कमीशन के आगे जो नेहरू रिपोर्ट आएगी उसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.